हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम मैथ्स का जो प्रैक्टिस पेपर है उसका पार्ट 1 जो है मतलब पार्ट ए वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट बी में हम सबसे पहले जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं हम उनको ले रहे हैं। ठीक है, सो क्वेश्चंस जो होंगे हमारे पास ये होंगे 21 से लेकर 26 तक ही होंगे। तो हम इन क्वेश्चंस को लेंगे। तो सबसे पहले हम 21 जो क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं और इसमें हम ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है। तो जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दोनों ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज 9 यूनिट, यानी कि बच्चों आपके पास ना दो बिंदु हैं। एक तो ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक है आपके पास -3 और -14। ठीक है, और दूसरा आपके पास कोऑर्डिनेट जो है वो बी बिंदु का है जिसके आपके पास निर्देशांक है ए और -5। इसके बाद आपसे कहा है कि इनके बीच की जो दूरी है यानी कि ए बी वो आपके पास कितनी है, 9 यूनिट है यानी कि 9 इकाई है। तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आप ना यहाँ पर ये जानते हैं कि ए बी इनके बीच की दूरी है। ठीक है, सो इट मीन्स दिस इज द डिस्टेंस, ये हमारे पास डिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर दूरी सूत्र जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास होगी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जो भी हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करते हैं यहाँ पर x1 y1 जो है वो सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सो आपने इसको x1 y1 यहाँ पर सपोज कर लिया है बच्चों। तो आपके पास x1 की वैल्यू क्या हो जाती है, -3, वेरी गुड। और y1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाती है, -14। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो बी कोऑर्डिनेट है a और -5, इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, x2 एंड y2 जो है वो मान लेते हैं। अब बच्चों जब हम इसको x2 और y2 मान लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x2 का जो मान है वो कितना हो जाता है, a के इक्वल है, और जो y2 है हमारे पास वो किसके इक्वल है, -5 के। तो हम ना यहाँ पर दूरी सूत्र में इनके मान रख देते हैं। ए बी यानी कि जो भी डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 यानी कि a माइनस x1, x1 कितना है जी, -3 है। तो -3 अगर वो है तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे और ये इसका होल स्क्वायर प्लस अगेन y2 है आपके पास -5 और y1 आपके पास कितना है, -14। तो आपने यहाँ पे -14 लिया और ये इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आनी चाहिए, 9 के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस माइनस हो गया प्लस, a माइनस यानी कि a+3 का होल स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद -5, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं यानी कि प्लस के 14 और इसका होल स्क्वायर, और ये आपके पास 9 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आप एक काम कर लीजिए, क्या इसका स्क्वायर रूट जो है ना इसको हटा दीजिए, यानी कि आप इसको यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए ऑन स्क्वायरिंग, यानी कि वर्ग करने पर। जब बच्चों हम वर्ग करेंगे ना तो जो वर्गमूल का जो चिन्ह है ना यानी कि स्क्वायर रूट वो हट जाता है। तो हमारे पास आएगा a+3 का होल स्क्वायर प्लस -5 + 14 कितना हो गया जी, 9 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया 9 का स्क्वायर। और उसके बाद राइट हैंड साइड में जब आप वर्ग करोगे तो 9 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 9 स्क्वायर जो है वो दोनों तरफ है और वो पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। अगर दूसरा किसी तरफ जाएगा भी तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास a+3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0। तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, यानी कि a+3 हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। सो -3 जो है हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ना इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो तो कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 3, 6 and -3 and 4। हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे ना हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, एक तो 3, 6। ठीक है, हम इसको तो यहाँ पर ले लेते हैं 3 and 6, ये वाला बिंदु A, और दूसरा बिंदु हमें दिया हुआ है B -3 and 4,
और हमसे कहा है कि कोई बिंदु एक्स वाई, यानी कि हम एक काम करते हैं, इसको एक्स वाई वाले बिंदु को पी मान लेते हैं, ठीक है। पी ये क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ यानी कि इक्वी डिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, समान दूरी होनी चाहिए। तो हमें एक्स और वाई के बीच में ना संबंध ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर हम इसको अच्छे से समझे, कहने का मतलब ये होगा कि दो बिंदु हैं, जैसे कि ए और ये बी, और पी जो है ना वो बिल्कुल इनके बीचों बीच में है। तो इसका मतलब ए पी का जो मान है वो किसके बराबर होगा, पी बी के मान के बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है। तो आप लिखेंगे कि ए पी जो है वो बराबर है किसके, पी बी के। अब ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी कि निर्देशांक, वो तो हैं 3 6, पी के निर्देशांक है एक्स वाई, और बी के निर्देशांक है आपके पास -3 और 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम दूरी सूत्र लगा सकते हैं। ए पी के लिए आप करेंगे तो x में से 3 को घटाएंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस फिर आप y में से 6 को माइनस करेंगे, y माइनस 6 का होल स्क्वायर। और जब आप पी बी कैलकुलेट करेंगे तो -3 में से x को माइनस करेंगे, सो -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से आप किसको माइनस करेंगे, y को, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये आपके पास इक्वल है। अब बच्चा देखो, दोनों तरफ आपके पास इक्वल है और दोनों तरफ आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर रूट आपके पास लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं ना, हम इसका स्क्वायर कर दें, इजी हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट का जो साइन है, यानी कि वर्गमूल का जो चिन्ह है, ये हट जाएगा, ठीक है। और बाकी हम वैल्यूज़ को जो भी फॉर्मूला होते हैं उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, a प्लस बी, या फिर जो भी फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको यूज़ कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसकी वैल्यू होती है, ओके बच्चा। या फिर आप यहाँ पे जहाँ पे भी माइनस के साइन है तो वहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में कितना होता है, 2ab होता है। आप वैल्यूज़ रख दीजिए। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, नेक्स्ट टाइम y माइनस 6 का होल स्क्वायर है तो y स्क्वायर, और उसके बाद -2 को 6 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 12y, फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर हो गया 36, और इसकी जो वैल्यू है इक्वल है किसके, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके बच्चा। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये -3 माइनस एक्स है, कई बार आपको कंफ्यूज कर दे अगर, तो आप एक काम करो, इसमें से -1 कॉमन ले लो, ठीक है। ये रफ वर्क है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, देखते जाना। -1 कॉमन ले लिया तो -1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, भाई स्क्वायर है ना तो बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 3 प्लस एक्स, यानी कि दोनों वैल्यू कैसी हो गई है, पॉजिटिव। -1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1, और इनटू में आपके पास क्या बचा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों अगर माइनस होते हैं ना तो जब हम इनको प्लस इसका स्क्वायर करते हैं ना तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को प्लस भी मान सकते हैं। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसको लेंगे तो ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, 3 है तो यानी कि 6x प्लस 9, नेक्स्ट टाइम में वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, जो भी कैंसिल होता है हम उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, दोनों तरफ पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और जो वैल्यूज़ बचती हैं उनको लिख दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले 6x वाले को, -6x है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्लस का 6x है यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 6x, ठीक है। अब हम y वाली वैल्यूज़ देखते हैं, -12y, और यहाँ पर हम देखते हैं -8y, यहाँ पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद हम वो वाली वैल्यूज़ देखते हैं जो x और y जिनमें नहीं है, जैसे हमने यहाँ देखा +9 है और यहाँ देखा +9 है, तो ये तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है +36, और वहाँ पे +16 जो यहाँ पे आएगा माइनस का हो जाएगा और इक्वल होगा 0 के। -6x यानी कि -12x, -12 और प्लस का 8 कितना हो गया बच्चों, माइनस का 4y, और 36 में से 16 गए तो कितना बचा 20 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि सब में ना 4 कॉमन आ रहा है ना, हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लो, या फिर एक कह दो कि 4 से हमने डिवाइड कर दिया, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि राइट साइड में क्या है 0 है तो वो 0 की तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये 4 से जब हम
कॉमन ले लेते हैं चलिए, और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, 4 तिया 12, 3x, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर के चिन्ह बदल गए, अंदर बचा y, फिर यहाँ से प्लस है तो ये माइनस हो गया, 4 पंजा 20 बराबर किसके, 0 के। तो 3x प्लस वाई माइनस 5 ये भी किसके बराबर हो गया, 0 के। तो ये हमें x और y के बीच में रिलेशन मिल जाता है, यानी कि संबंध मिल जाता है, जो हमसे इसमें कहा था प्रश्न में करने के लिए। ठीक है, तो आपके यहाँ पे मैंने दोनों ही जो प्रश्न है वो करके दिखा दिए हैं। है ये अथवा वाले प्रश्न, यानी कि चॉइस वाले, इंटरनल चॉइस वाले। एग्जाम में आएंगे तो आपको कोई एक ही करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 21 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। बच्चों ये जो हमारे पास यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के अनुसार DE जो भुजा है ना, वो BC भुजा के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, इसमें एक DE भुजा बीच पे है जो हमारे BC भुजा के समांतर है। तो बच्चों जब भी हमारे पास ऐसी स्थिति होती है तो हम ये देखते हैं कि कोण B का जो मान है वो कोण D के बराबर होता है। ठीक है, ये कोण B बराबर होता है कोण D के। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे संगत कोण होते हैं। संगत कोण जिसे हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एक तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हो गया कि ये कैसे है जी, करस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली हम देखते हैं कि जो ए है ये दोनों ही एंगल्स के अंदर है, मतलब दोनों ही ट्राइंगल में है। सो हम यहाँ पे कहेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ये भी हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कॉमन है। कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ कोण है ये हमारे पास, जो दोनों ही त्रिभुजों के अंदर है। ठीक है, कौन कौन से त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, अगर आपसे ये भी कोई पूछ ले तो इस समय हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक तो छोटे वाले त्रिभुज की, त्रिभुज ABC, ये वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है। ठीक है, और एक हम बात कर रहे हैं बड़े वाले त्रिभुज की, जो कि हमारे पास कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज DEF। तो ये जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF में चल रहा है। ठीक है बेटा, तो आपने दो कोण तो ये ले लिए, और तीसरा हमने देखा कि भाई ये हमारे पास समांतर रेखा है, यानी कि ये पैरेलल लाइंस है। तो एंगल E भी किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, और इसका हमारे पास क्या रीजन होगा, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि संगत कोण। तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ कि दो त्रिभुजों में तीनों के तीनों कोण बराबर हो गए हैं। ठीक है, और जब दोनों त्रिभुजों में तीनों के तीनों कोण बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ तीनों ट्राइंगल्स, जो भी तीनों एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल होते हैं ये कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर यानी कि समरूप हो जाते हैं। और जब भी हमारे पास ट्राइंगल समरूप हो जाते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है वो भी कैसा हो जाता है जी, वो भी कैसा हो जाता है, समान अनुपात में हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो स्मॉल ट्राइंगल है इसमें इसकी जो साइड है वो कौन सी है, AD, यानी कि जो AD का जो रेशियो है वो हमारा किसके साथ होना चाहिए, AB के रेशियो के साथ होना चाहिए। ठीक है, और जब हम ये कॉन्सेप्ट भी देखते हैं तो हम एक चीज़ और देखते हैं क्या, कि ये जो भी हमारे पास समांतर रेखा होती है, ठीक है, ये क्या करती है कि जो भी हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, यानी कि जो भी हमारे पास ट्राइंगल की जो साइड्स होती है ना, उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि AD का रेशियो DB के साथ, और उसके साथ साथ राइट साइड में आप देखोगे तो AE का रेशियो किसके साथ, EC के साथ इक्वल होगा। ठीक है, AD वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, AD दैट इज इक्वल टू x, एंड DB कितना है जी, 3x प्लस 4। सिमिलरली वी कैन पुट द वैल्यूज AE, हम AE की वैल्यू रखेंगे x प्लस 3, और फिर हम EC की वैल्यू रखेंगे 3x प्लस 19, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी कि आप यहाँ पर वज्र गुना जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम वज्र गुना करते हैं तो हमें x को मल्टीप्लाई करना होगा 3x प्लस 19 के साथ। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमें x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ साथ, 3x प्लस 4 के साथ। तो इतना हम यहाँ पे करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को 3x से करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर, फिर x को करेंगे 19 से, सो 19 इंटू x,
सिमिलरली अब हम राइट साइड करते हैं। तो राइट साइड में हम पहले x को करेंगे किससे, 3x + 4 से। ओके, उसके बाद हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 4 से। सॉल्व करते हैं। x को 3x से किया 3x², फिर x को 4 से किया 4x, फिर 3 को 3 से किया 9x, और 3 को 4 से किया 12। तो ये हमारे पास मिला 3x² + 4 और 9 कितना हो गया, 13x + 12। और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये किसकी वैल्यू है, 3x² + 19x की है। तो बच्चों आप देख रहे हो क्या, 3x² जो है ना वो दोनों तरफ है, ओके, बोथ साइड। और जब वो बोथ साइड होता है तो कैंसिल हो जाता है। इट मीन्स 3x² से 3x² कैंसिल। तो हमारे पास क्या मिलता है, 19x, एंड दैट इज इक्वल टू 13x + 12। ओके, 13x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो दाएं पक्ष है राइट हैंड साइड, वहाँ मिलेगा 12। 19 - 13 कितना आ गया, 6, यानी कि 6x = 12। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी मिली, 12/6 यानी कि 2। तो x = 2 जो है वो हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है बेटा, ये नोट कर लीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, कहीं कंफ्यूजन नहीं रह रहा होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नंबर 23, द साइड्स ABC ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों हमें ना राइट एंगल ट्राइंगल है ना वो सबसे पहले ड्रॉ करना है। तो लीजिए ये हम ना एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा कि क्या ये कहना चाह रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज आपने ले लिया है। ठीक है, अब आपके पास इसकी 3 साइड्स हैं। क्या क्या नेम दिया है आपने इनको, A, B और C। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं A साइड, और इस वाली भुजा को हम ले लेते हैं B, और इसको हम ले लेते हैं C भुजा, क्योंकि हमें कहा गया है कि C जो है वो हमारा क्या है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। अब ये जो त्रिभुज है इसके लिए क्या कहा है कि ये एक वृत्त के परिगत है। परिगत का मतलब बाहर। ठीक है, दिस इज द सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। ये एक सर्कल को यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो बच्चों हम ना यहाँ पे एक सर्कल जो है ना वो बना लेते हैं, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। तो बच्चों हमने यहाँ पे ये सर्कल ले लिया है, और ये जो सर्कल है ये क्या कर रहा है, इस त्रिभुज की जितनी भी ये हमारे पास साइड्स है उन सारी साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यानी कि छू रहा है। ठीक है, अब ये जो सर्कल है तो इसका सेंटर पॉइंट भी होगा। तो हम सेंटर पॉइंट से देखें तो ये हमारे पास त्रिज्या होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद ये भी हमारे पास क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि इस वृत्त की त्रिज्या का मान ये है, मतलब आपको रेडियस जो है ना r वो हमें ये देखना है। अब बच्चों एक काम करते हैं, क्या इसको नेम दे देते हैं OAB। ये OAB तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें O जो साइड है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ऐसे बच्चों जो हमारे पास सर्कल की जो 2 रेडियस होती है, ठीक है, 2 रेडियस, ये भी कितना एंगल बनाती है इनके बीच में, 90 डिग्री का ही बनाती है। ठीक है, और हम देख पा रहे हैं कि R और R जो है वो मतलब ये हमारे पास ये जो शेप मिल रही है, हम इसको नेम दे देते हैं यहाँ पर P और ये Q। तो यहाँ पे इस समय OP और ये जो सेंटर पॉइंट है इसके लिए हम ले लेते हैं K। तो OPKQ ये हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पे वर्ग मिल जाता है, वर्ग यानी कि ये हमें यहाँ पे मिलता है स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों जब हमारे पास ये स्क्वायर मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सारी साइड्स आपस में कैसी हैं, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि OP भुजा का जो मान है वो PK के बराबर है। इसी तरीके से जो PK की साइड है वो KQ के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, OQ के। ठीक है, OP की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आप देखिए जो भी हमारे पास यहाँ पे OP है यहाँ से यहाँ तक हमने किसके इक्वल दिए, R के। इसका मतलब OQ भी हमारे पास किसके इक्वल है, R के। ऐसे ही हमने QK को R बोला है तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल है, R के। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल है, R के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि इनकी जितनी भी हमारे पास साइड्स हैं इन सब का मान किसके बराबर है, R के बराबर है। ठीक है, अब ये हमने नेम दिया PQ, और इसको ना हम क्या करते हैं, इसको हम कैपिटल R जो है नेम दे देते हैं। अब हम जानते हैं क्या कि ये हमारे पास जो वृत्त बना हुआ है यानी कि जो सर्कल बना हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से ये एक तो PA और ऐसे यहाँ पर देखो AR, ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है ना भाई। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ए बिंदु से हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट हमें मिल रही है, ए बिंदु से टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा हमें मिल रही है। और हम जानते हैं कि जो भी हम स्पर्श रेखा खींचते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी बाह्य बिंदु से, उनकी जो लेंथ होती है ना वो किसके इक्वल होती है भाई, वो तो आपस में इक्वल होती है। तो AP की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, AR के। ठीक है, अब आप डायग्राम से देखो, आपके पास ये जो कंप्लीट साइड है ये किसके इक्वल थी, A के। ये तो हमें क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है AP ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसमें से हम ये वाला R माइनस कर देंगे यानी कि A माइनस R। तो AP और AR इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, A माइनस R। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है बच्चों हमें किसके इक्वल मिल जाती है, A माइनस R के। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट में जैसे हमने A पॉइंट से टेंजेंट लाइन देखी है ना, हम एक काम करते हैं B पॉइंट से भी टेंजेंट लाइन देख लेते हैं। B से भी टेंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा देखते हैं। तो B बिंदु से हम इस वृत्त पर, इस सर्कल पर कौन कौन सी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एक तो ये वाली BR और एक ये BQ। इसका मतलब ये हुआ BQ जो है वो किसके इक्वल है, BR के इक्वल है। ठीक है, अब वैल्यू देखो, B तो जी कंप्लीट लेंथ है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंप्लीट लेंथ किसके इक्वल है, B के, जिसमें से R आपके पास यहाँ से ये वाली लेंथ है। इट मीन्स ये हुआ कि आपके पास जो BQ है, ओके, कैपिटल B और इंटू मतलब कैपिटल B एंड Q, ये क्या हो जाएगा, B माइनस R हो जाएगा। ठीक है, सो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे दिस इज इक्वल टू B माइनस R। अब बच्चों BQ की वैल्यू इतनी है तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आपके पास है क्या, BR, ये भी कितना है जी, B माइनस स्मॉल r के इक्वल हुआ। ओके, तो जब हम फिगर में देखते हैं, मतलब हम इस डायग्राम को देखते हैं ध्यान से, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारे पास AB है, AB मतलब जो हमारा हाइपोटेनस है यानी कि जो हमारा कर्ण है, वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, उसमें एक तो AC पार्ट है और दूसरा कौन सा पार्ट है, BC। आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो AC पार्ट है हमारे पास ये किसके इक्वल है, देखो AC यहाँ से यहाँ तक का कितना है, A माइनस R। और नेक्स्ट आप देखोगे तो ये क्या है आपके पास, B माइनस R है। इसका मतलब AC प्लस BC किसके इक्वल हो जाते हैं, A B के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो AB की वैल्यू C गिवन है, हमें कर्ण बोला है। ठीक है, और उसके बाद AC है जी A माइनस R प्लस BC कितना है, B माइनस R। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो A माइनस R प्लस B माइनस R यानी कि A और B, प्लस वाली वैल्यू एक तरफ ले लो और माइनस माइनस वाली दूसरी तरफ ले लो। तो A प्लस B माइनस कितना हो गया, 2R, किसके इक्वल, C के। अब हमें 2R की वैल्यू चाहिए तो हम 2R को तो एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो 2R जब लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा और A प्लस B तो यहाँ पे है ही, C दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास R कितना आएगा, A प्लस B माइनस C अपॉन 2। ये हमारे पास R यानी कि त्रिज्या आ जाती है, यानी कि रेडियस आ जाती है। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, या फिर आप इसे बोलेंगे ये हमारे पास जो भी वृत्त है उस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 23 का कंप्लीट होता है। ओके, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है बच्चों हमारे पास 11th चैप्टर से है, कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर से। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। तो हम ना 7.6 सेंटीमीटर की लेंथ का ना क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा खंड जो है वो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको स्टेप जो है वो समझा देती हूँ, आप इसके थ्रू जो है स्टेप्स को अच्छे से समझकर ये बना लेना। अब आपने ए बी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो 3:2। हमें इस रेखाखंड को 3:2 के आंतरिक अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्यूट एंगल बनाना है, न्यून कोण आप बनाएंगे। तो न्यून कोण एक काम करेंगे, एक तो आप ए से बनाएंगे ऐसे ऊपर की ओर,
ठीक है। जितना आप ऊपर की ओर न्यून कोण बनाएंगे उसी लेंथ का आप क्या करेंगे, उतनी ही मतलब आर्क मेजर करेंगे, उतने ही डिस्टेंस का, उतने ही चाप का आप नीचे भी बनाएंगे। ठीक है। और ये जो है आपके पास किरण के रूप में होगा, यानी कि ये इसके लिए आप एक तरफ क्या करेंगे, तीर का निशान लगाएंगे। ठीक है। अब आपके पास स्केल होता है। ठीक है, आप जानते हैं स्केल होता है। स्केल में हम क्या करते हैं, 1 इंच की जो डिस्टेंस है ना वो यहाँ पर ले लेते हैं। मतलब 1 इंच की जितनी भी डिस्टेंस है हम अपने कंपास को, कंपास यानी कि हम प्रकार को खोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर रखकर एक आर्क कट करेंगे। ठीक है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, पहले 3:2 यानी कि 3:2। तो हम इस वाली लाइन पर इसको जो हम बोल रहे हैं ए एक्स जो रे है, इस किरण पर हम क्या करेंगे, 3 बिंदु बनाएंगे। और जो दूसरी हमारे पास किरण है बी वाई, इस पर हम 2 बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास बाद में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। और बराबर दूरी के होने चाहिए ये बिंदु। ठीक है। तो आपने एक लिया पहला, फिर उसके बाद आपने उतनी ही दूरी पर आपने क्या किया, ये दूसरा बिंदु लिया, और फिर आपने इतनी ही दूरी पर तीसरा बिंदु लिया। आप इनको नेम देंगे A1 A2 और इसको नेम देंगे A3। इसी तरीके से अब आप नीचे बनाएंगे, उतनी ही दूरी पर 2 बिंदु लेंगे, एक को नेम देंगे B1 और दूसरे बिंदु को क्या नेम देंगे, B2। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, स्केल यूज करेंगे और स्केल की हेल्प लेकर A3 से B2 को मिला देंगे। ठीक है बच्चों। तो A3 से हमने B2 को यहाँ पर मिला देते हैं, तो हमारे पास इस प्रकार से क्या होता है, रेखाखंड के 2 टुकड़े मिल जाते हैं। ये हमारे पास P बिंदु पे हमें मिल जाएगा। ठीक है। हमें क्या करना है, अब AP को भी यहाँ पे नाप लेना है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, PB को भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, नाप लेंगे। ठीक है। आप इसको नाप लेना, AP और PB इन दोनों को मिलाकर जो भी आपके पास मान आते हैं उनको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे ये वाला प्रश्न जो है 24वां प्रश्न 24th जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप इसके कंस्ट्रक्शन के जो पॉइंट्स हैं वो लिख सकते हैं, जैसे जैसे जो आपके स्टेप्स होते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाता है कि आप AB को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ AB, यानी कि AB हमने एक रेखाखंड क्या करा, खींचा। ठीक है। हम जैसे जैसे हम लिखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से हम लिखेंगे, ड्रॉ AB ए लाइन सेगमेंट, यानी कि हमने एक AB रेखाखंड खींचा। फिर हमने दूसरे बार में क्या किया, हमने एक्यूट एंगल बनाए, कहाँ से, A से और एक B से हमने बनाया। तो हम उसको लिखेंगे मेक एंगल XAB एंड एंगल YBA, ये हम एक्यूट एंगल बनाते हैं। ठीक है। फिर तीसरा हमने क्या किया, मार्क्स लगाए, कितने लगाए, AX पर 3 मार्क्स लगाए। सो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे पुट 3 इक्वल मार्क्स एट AX ray, okay, and named them A1 A2 एंड A3। हम इनको नेम देंगे A1 A2 और A3। ठीक है। अब जैसे इसमें हमने यहाँ पर 3 मार्क्स लगाए, ऐसे ही हम यहाँ पर 2 इक्वल मार्क्स लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, BX रे पर, एट BX रे एंड नेम्ड, और हम इनको नेम देंगे, यानी कि हम इनका नामांकन करेंगे किस किस तरीके से, B1 एंड B2। और लास्ट में हम क्या करते हैं, A3 को B2 से मिला देते हैं। सो हमारे पास ये 5th स्टेप हो जाएगा, मीट A3 B2। ओके। और लास्ट में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट, हम जो भी यहाँ पे मेजर करेंगे इनको, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट। तो बच्चा जो भी आप यहाँ पे लाइन सेगमेंट AP जो है और PB इसको मेज़र करोगे ना, उसकी वैल्यूज़ को ना यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि जी AP की वैल्यू ये है और PB की वैल्यू ये है। इसी तरीके से आप हिंदी में भी रचना लिख लेंगे। मैं आपको बोल के बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम AB एक रेखाखंड हमने बनाया। फिर दूसरी बात, हमने A पर और B बिंदु पर न्यून कोण XAB और कोण YBA बनाए। फिर उसके बाद हमने AX किरण पर 3 समान चिन्ह अंकित किए और उनको नाम दिया A1 A2 और A3। और फिर उसके बाद हमने इसी तरीके से BY पर 2 बराबर दूरी के चिन्ह अंकित किए, जिनको हमने नेम दिया B1 और B2। फिर अगला स्टेप 5वां हमारे पास होगा कि A3 और B2 को हमने मिलाया सरल रेखा के द्वारा। और छठा स्टेप हमारे पास होगा कि जो भी हमारे पास AP और PB की वैल्यूज आ जाती हैं हम उनको लिख देते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है 24। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है इफ cos a इज इक्वल टू 7/25। बच्चों cos a की वैल्यू हमारे पास है 7/25, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करनी है tan a प्लस cot a। तो cos यानी कि हमारे पास ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि एक तो हमारे पास आधार हो गया जी, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास आधार जो है यानी कि जो भी हमारे पास बेस है वो किसके इक्वल हो गया, 7 × k। मतलब इसका 7 जो है इसका कोई भी गुणन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 7 और 25 जो हमारे पास आ रहा है 7/25, ये तो एक अनुपात है, ठीक है। और जो हमारे पास कर्ण होता है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 25 × k। तो हम यहाँ से लंब जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं यानी कि परपेंडिकुलर, और पाइथागोरस थ्योरम से हम यूज करेंगे। तो हम हाइपोटेनस स्क्वायर में से बेस स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। ओके, हाइपोटेनस यानी कि 25, तो 25 का आपने यहाँ पे स्क्वायर किया, 25k का स्क्वायर, माइनस बेस यानी कि 7k का आपने स्क्वायर किया, और जो वैल्यूज है वो आपने यहाँ पे सॉल्व किया। तो 25 का स्क्वायर हमारे पास कितना आया, 625k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास आएगा 5 - 9 यानी कि 15 - 9 6, फिर यहाँ पे बचेगा 1, 11 - 4 हो जाएगा 7, और ये 576k स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे तो 24 × k। तो बच्चों हमारे पास जो लंब होता है वो कितना हो जाता है, 24 × k, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया है, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट tan a प्लस cot a। हमें tan a प्लस cot a की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों tan a यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब ये हुआ लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना आया, ये हमने अभी भी कैलकुलेट किया, 24 × k, और आधार हमारे पास कितना है, ये देखिए आप, यहाँ से आपके पास आधार है 7k, ठीक है। तो आपने ये मान यहाँ पे रख दिए, k से k आपका कट जाता है तो आपके पास बचता है 24/7, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर cot a ज्ञात करें तो cot a हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटा लंब करके भी ज्ञात कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि ये क्या होता है, tan a का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि tan a का व्युत्क्रम उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा होता है तो 24 नीचे आ जाएगा और 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो हम इनके मान रख देते हैं, तो हमारे पास मिलेगा tan a प्लस cot a किसके बराबर, tan a का मान लीजिए 24/7, ठीक है, प्लस में 7/24। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 24 और 7 का गुणनफल, ठीक है। तो आप यहाँ पर 24 को 24 से गुना कर देंगे, 24 का स्क्वायर, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हमारे पास होता है 576, और 7 यानी कि 49 मतलब 49, और इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 24 × 7 से। 576 प्लस 49 हमारे पास हो गया 625, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 4 जा 28, तो 8 लिया, कैरी हो गई है 2, 7 2 जा 14, 14 और 2 हमारे पास कितना हुआ 16, 168, क्लियर। तो 625/168, 625/168, ये हमारा उत्तर हो जाता है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया आपको, अच्छे से नोट कर लिया आपने। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास चॉइस वाला क्वेश्चन है, अथवा वाला, ठीक है, अथवा वाला। तो आपको क्या करना है, जो आपको एग्जाम में आता है, अच्छे तरीके से आपको आता है, आपको वो खुद को यहाँ पे हल करना है। आपको बेटा ध्यान ये रखना है कि जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करें, अगर आपको लगता है कि आपको दोनों क्वेश्चन आते हैं तो आप कोशिश करें कि आप वो वाला क्वेश्चन करें जिसको करने में कम टाइम लगे, ठीक है, जिससे आपके टाइम की बचत हो। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका दूसरा वाला पार्ट, जिसमें हमें 5x की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, sec थीटा के, ओके। और 5/x यानी कि 5/x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, tan थीटा के, और हमसे कहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पे करनी है 5 × x² माइनस 1/x स्क्वायर की, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको यहाँ से देख कर ठीक कर लेना, ओके। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 5x की वैल्यू है sec थीटा के, ठीक है बच्चा। तो आपके पास x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी,
sec थीटा अपॉन 5, 5 नीचे आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम 5 को यहाँ से पक्षांतरण करें तो 1/x हमारे पास कितना आ जाता है, tan थीटा, और बटे में कितना, 5, इतना हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी हमारे पास x का मान है हम इसको ले लेते हैं समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन 1, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इस वाले में हमें जब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, हम x और 1/x की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, x दैट मीन्स sec थीटा अपॉन 5 और इसका होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 1/x, और 1/x कितना होता है, tan थीटा अपॉन 5, इसका होल स्क्वायर। और अब आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो अब आप क्या करेंगे, 5 sec थीटा का होल स्क्वायर दैट मीन्स sec स्क्वायर थीटा अपॉन 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। अब आप देख रहे हैं कि 25 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए। ओके, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचा sec स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे बचा tan स्क्वायर थीटा। ओके, और 5/25 इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो मतलब ये वैल्यू मिली आपको 1/5 के इक्वल। और sec स्क्वायर थीटा, आपको ध्यान होगा आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, sec स्क्वायर थीटा के, और माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1/5 इंटू 1, तो किसके इक्वल मिला, 1/5 के। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है, ये हमारे आंसर्स हो जाते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। आपके पास बच्चों यहाँ पे एक AP है, क्या, 24, 21, 18 और आगे तक ये कंटिन्यू है। आपसे पूछा है कि कितने पदों का योग कितना होगा, 78 यानी कि 78 होगा। तो आपके पास जो जो वैल्यूज़ है ना, पहले आप उनको देखो। सबसे पहले तो आप देखो इसका प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, 24 है। ठीक है, फिर आप देखिए डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, वो क्या है, उसके लिए आप क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं ना, या फिर आप क्या कर सकते हैं, तीसरे पद में से दूसरे पद को भी माइनस कर देते हैं। अगर हम दूसरा पद लें 21 और इसमें से 24 को माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा, -3। ऐसे ही अगर हम तीसरा पद लें यानी कि 18 और इसमें से 21 को माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा, -3। तो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जी हमारे पास डी की वैल्यू कितनी है, -3 है। ठीक है, तो ए और डी के मान तो हमें यहाँ से पता लग गए हैं, मतलब फर्स्ट टर्म भी हमें पता है और कॉमन डिफरेंस भी पता है। फिर हमसे कहा है कि कितने पदों का, यानी कि हाउ मैनी टर्म्स, तो मतलब एन जो है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इनका जो सम है दैट मीन्स योग, वो कितना है, 78 है। तो एस एन यानी कि एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स, वो हमारे पास कितना है, 78 है। तो ये जो भी हमारे पास वैल्यूज़ है ना, हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सम, हम ये जानते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स जो होता है हमारे पास क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जो भी वैल्यूज़ है हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। एस एन कितना हो गया जी, 78। ठीक है, एन पद ये तो हमें फाइंड आउट करने हैं एन, तो ये हो गया n/2 इंटू 2a की वैल्यू कितनी है जी, 24 है। ठीक है, फिर प्लस n-1, n कितना है हमारे पास जी, ये हमें कैलकुलेट करना है, और d कितना है, -3। अब जो भी वैल्यूज़ है ना हमने यहाँ पे अप्लाई तो कर दी है, बस अब हमें सॉल्व करते हुए चलना है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो 78 यहाँ पे है ही, इक्वल्स टू n/2, 2 इंटू 24 कितना हो गया, 48 हो गया, 48 हो गया। फिर उसके बाद प्लस, अब -3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n आएगा, फिर -3 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे बचेगा 3, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें मिला n/2, और यहाँ पे कितना, 48, माइनस जो है यहाँ पे प्लस बाहर है तो साइन आपके एज इट इज़ रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो यहाँ पे 2 है, जो राइट साइड में ये वाला जो 2 है ना, ये कहाँ है, नीचे है, यानी कि बटे के नीचे है। तो जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे, मतलब ये यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो जब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में बन जाएगा। क्लियर बच्चे, तो इट मीन्स न्यूमरेटर आपके पास कितना हो गया, 78 इंटू 2।
तो ये आपके पास हो गया n इंटू यहाँ पे 48 और 3 कितना हो गया 51 माइनस 3n। क्लियर। आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए। 78 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, कैरी 1 हो गया, 2 7 जा 14, 14 और 1 कितना हो गया 15, तो 156। दिस इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। ओके, आप इसे आगे सॉल्व करते हैं ना तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में बनता है। हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, तो -3n स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा, 51n माइनस का हो जाएगा, प्लस 156 यहाँ पे है इक्वल्स टू 0। हम देख रहे हैं 3 कॉमन आ रहा है, बहुत इजीली कॉमन आ रहा है, ले लीजिए n स्क्वायर माइनस यहाँ 51 में से आप 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास कितना होगा 3 1 जा 3, 2 बचेगा यानी कि 3 7 जा 21। क्लियर। और ये n प्लस 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। ओके बच्चा, तो अब आप यहाँ पे 3 जो है राइट साइड में आएगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाता है। तो अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और ऐसे करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 52 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 17। तो हम ना 13 और 4 ले लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से n कॉमन ले लीजिए, अंदर आपके पास क्या बचेगा n माइनस 13। नेक्स्ट टाइम इनमें से जो कॉमन आ रहा है -4 हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे n माइनस क्या रह जाएगा 13। n माइनस 13 दोनों तरफ है तो हम इसे बाहर ले लेते हैं और अंदर हमारे पास क्या बचता है n माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक बार या तो हम ये कहेंगे कि जी n माइनस 13 की वैल्यू 0 है, ओके, या फिर आप क्या कहेंगे कि n माइनस 4 इक्वल टू 0 है। इफ n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 देन वी कैन से डेट n इज इक्वल टू 13, या फिर हम यहाँ से देखें तो हम क्या कह सकते हैं n इज इक्वल टू 4। इसका मतलब n इक्वल्स टू 4 और 13, यानी कि चाहे आप 4 टर्म्स का सम कर लीजिए, चाहे आप 13 टर्म्स का सम कर लीजिए, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। क्लियर बच्चा, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरा भी काफ़ी अच्छा एफर्ट है आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।